नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक जो मैंने कल कुछ 15 क्वेश्चंस डाले हुए थे, आज मैं उस टॉपिक को डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में इस पे 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। तो देखो, ये फिर टॉपिक आपको फिर आगे फिर कभी भी लाइफ में केवल रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखो, ये टॉपिक का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसको हिंदी में कहा जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो देखो, होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग कल इस पे 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कल कर भी चुके हैं इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों देखो, जब देश अपना आज़ाद होता है तो भारतीय राज्य, आपको पता है कि भारत में उस समय ब्रिटिश भारत था और देसी रियासतें थी, मतलब जो राजा होते थे उस समय भारत में एक तरह से यूनिफाइड नहीं हुआ था, राज्यों का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तो जब ये डिसाइड किया गया कि अब राज्यों को सही तरीके से यूनिफिकेशन किया जाना ज़रूरी है, तो इन्होंने कहा कि राज्यों को हम बनाते हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो, और संविधान सभा ने भी जो संविधान बनाया उसमें भी कुछ आर्टिकल दिए। तो देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल समझते हैं, उसके बाद में स्टेट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत एक देश होगा जिसका नाम इंडिया भी है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया नाम दिया गया है। किसी ने कहा कि भारत नाम अपने देश का रखा जाए, किसी ने कहा कि कुछ मतलब इंडिया भी नाम रखना चाहिए क्योंकि ये आधुनिक नाम है भारत का। तो संविधान सभा ने दोनों नाम इसके स्वीकार कर लिए और कहा कि अपने देश का नाम भारत और इंडिया होगा, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत, ठीक है दोस्तों। तो देखो, फिर आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि देखो, संसद को, मतलब पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है, पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि आप किसी भी राज्य को संसद या पार्लियामेंट कोई विधि द्वारा राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। मतलब क्या, कि जैसे कोई नया राज्य है, उसको भारत में शामिल करना है और नए राज्यों के गठन की शक्ति, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 2 है कि आर्टिकल 2 में क्या क्या कह रहा है, तो ये आप समझ गए हैं। तो देखो, अब ये एग्ज़ाम में ये आर्टिकल नहीं आता है, अब पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं अभी आने वाले समय में बताऊंगा। फिर आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन कुछ भी करना हो तो ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। मतलब कैसे, देखो, जैसे मान लो कोई राज्य है, उसको दो भागों में बांटना है। मान लो यूपी है, यूपी को दो भागों में बांटना है, एक वेस्टर्न यूपी और एक ईस्ट यूपी। तो दो भागों में इसी से बांट सकते हैं, ठीक है। या तो कोई दो पार्ट्स को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब स्टेट्स के एरिया को बढ़ा सकते हैं। मान लो, समझो, एरिया में परिवर्तन। अब ये एरिया में परिवर्तन कैसे होगा
कि मान लो आंध्र प्रदेश 2014 से पहले बहुत बड़ा राज्य था और उसकी हमेशा डिमांड हो रही थी कि ये इससे निकाल कर तेलंगाना एक राज्य बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश के एरिया को दो भागों में बांट दिया, एक बना दिया आंध्र प्रदेश और दूसरा बना दिया तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसमें। अब देखो, राज्य एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, एरिया को घटा भी सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले वाले वीडियो में, वेस्ट बंगाल है, अगर इसका नाम बंगाल करना है, क्यों करना है मैंने बताया था पहले कि वेस्ट बंगाल W से चालू होता है और जब कभी भी पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर, किसी भी बात पर कोई डिस्कशन होता है तो अल्फ़ाबेटिकली हर राज्य को, राज्यसभा में क्या होता है कि हर राज्य से कुछ सीटें होती हैं, तो कुछ जो राज्य के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट को। तो बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले ए आ रहा है तो ए से अल्फ़ाबेटिकली असम के लोगों को बोलने का मौका दिया गया, ठीक है, राज्यसभा में। उसके बाद असम में ए आ रहा, मतलब AP आ रहा है तो आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद AP आ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद B आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो B से आ गया बिहार, ठीक है। उसके बाद C से आ गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह से देखो, D से आ गया मान लो दमन एंड दीव। तो इस तरह से लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। और जब W आता है, आपको पता है कि किसी भी अल्फ़ाबेट में W सबसे बाद में आता है, तो W सबसे बाद में आता है तो वेस्ट बंगाल वाले बैठे रह जाते हैं, इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता है या अपनी बात को, कोई भी क्वेश्चन पूछना है। बात को समझ रहे हैं आप। मान लो अगर कोई वेस्ट बंगाल वालों को अपने स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने में भी यही चीज़ हो रही है कि जैसे ए वालों को पहले क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, बी वालों को पहले बाद में मिलेगा। तो उसके बाद में W वालों का जब तक नंबर आया तब तक पता चला कि जो पार्लियामेंट है वो कल के लिए या हो सकता है कि अगले सेशन के लिए पोस्टपोन हो गई। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए वेस्ट बंगाल में ये मांग उठ रही थी कि वेस्ट बंगाल का नाम बदल के बंगाल कर दिया जाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इन लोग को क्वेश्चन पूछने को पहले मिलेगा मौका, ए के बाद बी आ जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति, अब देखो एक बात को समझना कि राष्ट्रपति क्या करता है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इस स्टेट्स को एरिया में चेंज करना है या इस स्टेट्स को दो भागों में बांटना है। तो अब बात को समझना कि जैसे राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा गया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को देखा और उसने फिर क्या किया, मान लो यूपी है, यूपी के दो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है यूपी को एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के से, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम दो यूपी बनाएंगे, एक वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी। और इन्होंने क्या किया कि यूपी की विधानसभा को ये प्रस्ताव भेज दिया। अब बात को समझना, तो यूपी की विधानसभा को ये प्रस्ताव भेजा। मान लो यूपी की विधानसभा से पूछा कि आपको ये हम दो भागों में बांट रहे हैं, तो आपको कोई अगर अपने हिसाब से कुछ बताना हो, पॉइंट्स बताना हो या कुछ भी आप चाहते हो, जो आपकी डिमांड हो, तो आप बताइए कि किस तरह मतलब दो भागों में बंटने के बाद में यूपी के रिसोर्सेज का बंटवारा किस तरह से होगा। आप बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो इन्होंने यूपी की विधानसभा के पास में देखो ये गया विधेयक, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप बांट रहे हैं तो ठीक है, पर एक काम करिए कि मान लो कोई सिटी है, मान लो नोएडा या कोई भी सिटी है जो अच्छा इकोनॉमिकल मतलब यूपी को योगदान करता है। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप हमें ये सिटी दे दीजिए, वेस्ट मान लो ईस्ट यूपी वालों ने कह दिया कि मान लो कोई ये सिटी दे दीजिए क्योंकि हमें, और मान लो इन्होंने कहा कह दिया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि इनकी बात को मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। मान लो प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये हम बात आपकी नहीं मानते हैं, तो क्या होगा, बात को समझना। तब भी ये स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब एक तरह से विधानसभा की कोई भी हैसियत नहीं है प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट चाह ले कि किसी स्टेट को किस तरीके से बांटना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो ही कैन डू। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। विधानसभा और स्टेट गवर्नमेंट कैन डू नथिंग। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये है राष्ट्रपति के पास की पावर, आप समझ गए हैं। और संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य को कितने भी तरीके से बना सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये है आर्टिकल 3। और संसद और राष्ट्रपति का आप क्या पावर है तो वो भी आप समझ रहे होंगे, आई होप, ठीक है। तो उसके बाद आप समझो आर्टिकल 4।
तो आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि देखो नए राज्यों का जो भी प्रवेश होगा या कोई भी गठन होगा, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा, या फिर जैसे मान लो नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत जो दिया गया है, इसको अनुच्छेद 368 एक आर्टिकल है जिसको संविधान संशोधन का आर्टिकल कहा जाता है, इसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 4 है। अब देखो, अब बात को समझना, एक पॉइंट समझना। 1960 में एक प्रश्न उठता है। देखो, एक बंगाल में एक एरिया था, उसका नाम था बेरूबाड़ी। ठीक है, ये बेरूबाड़ी जो एरिया थी, ये इसमें डिमांड हो रही थी कि इस एरिया में क्या था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो जब देश अपना आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी से ये डिमांड उठ रही थी कि ये पाकिस्तान को क्षेत्र दिया जाए, वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे थे। तो जब ये प्रश्न उठा तो फिर एक ये सामने क्वेश्चन आता है कि क्या बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान, मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये हुआ। तो उसमें देखो ये जो विवाद आया, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये नहीं दे सकते हो, बेरूबाड़ी बिना आर्टिकल 368 में संशोधन करके आप नहीं दे सकते हो, अपना क्षेत्र किसी भी दूसरे देश को नहीं दे सकते हो। तो ये इन्होंने कहा। फिर देखो उसके बाद क्या होता है कि 368 नंबर आर्टिकल में संशोधन के द्वारा आर्टिकल में संशोधन किया जाता है, और तब बेरूबाड़ी क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिया जाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात को समझना। अभी देखो अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, ये भी पेपर में आ सकता है। ये देखो कौन सा, ये जो संविधान संशोधन है, ये देखो क्या कहता है। तो ये कहता है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्रों का आदान और प्रदान हुआ है। मतलब देखो कि जैसे मान लो इंडिया और बांग्लादेश दो देश हैं, इनके बीच में एक बाउंड्री का निर्माण करना है, और मान लो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बांग्लादेश में आ रहे हैं, पर वो उसमें मान लो कि वो बांग्लादेश में आ रहे हैं, ठीक है, और वो उस तरह से बाउंड्री का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगर वो भारत में होते तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत में है पर वो बांग्लादेश में जा रहे हैं। तो एक तरह से क्या किया जाए, कि कुछ क्या किया गया कि कुछ ये इनक्लेव इनको कहा जाता है, ये इनक्लेव को इनका मतलब आदान प्रदान कर दिया गया, और उसके बाद से एक बाउंड्री का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये है 100वां संविधान संशोधन, ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अगर पेपर में आता है कि 100वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो ये है बांग्लादेश के साथ में क्षेत्रों का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखो 27 जून 1947 को देसी रियासतों की जो समस्या थी अपने देश में, मतलब बहुत सारी देसी रियासतें थी और वो भारत में शामिल नहीं हो रही थी, तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था राज्य विभाग, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट बोला गया, और इसका चार्ज दिया गया पता है किसको? सरदार पटेल जी को। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या होता है, सम्राट और देसी रियासतों के बीच में एक समझौता होता है, और इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, सत्ता को दिया जाता है भारतीय राज्यों को। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय राज्यों का अब यूनिफिकेशन होना है। तो देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में देसी रियासतों की कुल संख्या थी 542, और 539 स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये गलत लिख गया है टैक्सेशन, इसको बोला जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, अब देखो 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये भारत में उस समय शामिल नहीं हुई थी। तो ऑपरेशन पोलो, अगर पेपर में आता है कि ऑपरेशन पोलो
किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद राज्य का विलय भारत में इस तरह से किया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा। कश्मीर के साथ एक मतलब एक ट्रीटी साइन हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। इसमें महाराजा हरि सिंह कश्मीर को भारत देश में दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कश्मीर भी शामिल हो जाता है और जूनागढ़ भी शामिल हो जाता है। तो देखो इस तरह से ये कहानी है, कुछ हिस्ट्री है अपनी। ठीक है, उसके बाद देखो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, मतलब यूनियन ऑफ द स्टेट्स घोषित किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन अभी मैं एक इसमें वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल इसका मतलब टॉपिक पे बनाऊंगा, संविधान संशोधन क्या होता है, क्योंकि यह संसदीय कार्य साधारण बहुमत से करती है। मतलब कोई भी राज्य का निर्माण होना है अपने देश के अंदर, तो वो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, तो संविधान की पहली अनुसूची है, इसके तहत भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज के नाम में उनके क्षेत्रों को घोषित किया गया और भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करके सरदार पटेल को नेतृत्व सौंपा गया। तो ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब देखो उस समय ये 4 प्रकार के राज्य बनते हैं। ठीक है, अब 4 प्रकार के राज्य बनते हैं। देखो ये किस प्रकार के राज्य होते हैं। टाइप ए के राज्य, ये आज़ादी के जस्ट बाद की बात है। टाइप ए के राज्य, टाइप ए के राज्य में कौन कौन से राज्य होते हैं, जो मेनली ब्रिटिश राज्य, जो मेनली ब्रिटिश जो इंडिया था वही राज्य होते हैं मेनली। तो देखो इसमें असम होता है, बिहार होता है, मुंबई होता है, मध्य प्रदेश होता है, मद्रास होता है, उड़ीसा होता है, पंजाब होता है, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, ठीक, और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। श्रेणी बी मतलब टाइप बी के राज्य हैं जो, वो था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर और पेप्सू। पेप्सू क्या राज्य था, पेप्सू था पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्यों का एक संघ था। ठीक है, और राजस्थान और सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, इसमें टोटल 8 राज्य थे। उसके बाद में डी टाइप के राज्य उस समय बनाए गए थे। उसमें कौन कौन से राज्य थे देखना, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कच्छ। इसमें मेनली क्या था, यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश, इनकी संख्या थी 10। और डी टाइप के राज्य थे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में डी टाइप के राज्य में अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो एक बार फिर से देख लो, टाइप ए के राज्य कौन कौन से थे, असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। श्रेणी बी के राज्य कौन कौन से थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। इनकी संख्या कितनी थी, 8, ये 10। और समूह गा मतलब टाइप सी के राज्य अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश। इनकी टोटल नंबर कितने थे, 10। और डी टाइप के थे अंडमान निकोबार। तो ये हो गए उस समय राज्यों के टाइप। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स सुनो, ये पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट हैं किस। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको इससे बाहर पेपर में किसी भी एग्जाम में आएगा नहीं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको आपको चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम हो, ये आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर इस अगर टॉपिक से आता है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी नए राज्य के निर्माण और क्षेत्रों और सीमा और नामों में परिवर्तन करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये आप समझ गए हैं। तो मूल संविधान संविधान सभा द्वारा प्रथम अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों की 4 टाइप का उल्लेख किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो देखो संसद को भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्लूड एनी एरिया इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्लूड एनी एरिया इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो ये आप बात को समझ गए हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं। एक पॉइंट सुनो, ये फैक्ट, स्टेट सिविल सर्विस में तो ये क्वेश्चन हजारों बार आया होगा कि भाषा के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच स्टेट फॉर्म
फर्स्टली, ठीक है। मतलब भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य था स्वतंत्र भारत में, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखो फजल अली आयोग के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। इसके द्वारा अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी कमेटी आती हैं जो राज्यों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारियां देती हैं। तो भारत के 14 राज्य और 6 संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी को विभाजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखना इस वीडियो में मैं इसी के साथ में PDF लगा दूंगा, ये जो PDF है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो 3 आयोग बनते हैं आज़ादी के जस्ट बाद, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस। धर आयोग जिसको बोला जाता है धर आयोग, ये फॉर्म होता है और इससे कहा जाता है, गवर्नमेंट कहती है, मतलब उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो ये कहते हैं कि आप बताइए कि देखो अभी तो हमने टेम्परेरी बेसिस पे ये का खा गा गा ABCD में राज्यों को विभाजित कर दिया गया है, पर आने वाले समय में देखो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कुछ लोग डिमांड करेंगे कि हमारी जो भाषा, मान लो तेलुगु है या तमिल है, हमारा एक स्टेट बना दिया जाए। मराठी कहेंगे कि हमारा एक स्टेट बना दिया जाए। तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम अगर स्टेट बनाएं तो क्या भारत की एकता के लिए, मतलब फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इट विल बी बेटर और नॉट, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा। तो धर आयोग बनाया, ठीक है। तो धर आयोग 1948 में आता है और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि ऐतिहासिकता, भौगोलिकता, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी एंड प्रशासनिक, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर पुनर्गठन का आधार किया जाए। मतलब भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ना हो, ज्योग्राफी पर हो सकता है, इकोनॉमिकल पे हो सकता है, ठीक है, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल पे हो जाता है ना, और ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल पे भी हो सकता है। इन आधारों पर राज्यों का गठन किया जाए। इन्होंने भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन करने की बात थी इसको नकार दिया, मतलब इसको मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर से विवाद हो जाता है, कुछ लोग इस पे साउथ इंडिया में क्वेश्चन उठाने लगते हैं। तो देखो क्या होता है, एक फिर आयोग बनाया जाता है JBP, ठीक है। तो JBP आयोग बनाया जाता है। तो देखो JBP एक आयोग बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, एक तो होते हैं JL नेहरू, ठीक है। दूसरे B का मतलब क्या है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। P का मतलब क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया की देखो एक हिस्ट्री में भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। कैसे, अब मैं आने वाले जब मैं हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के भी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं आपको बिहार में PCS के लिए और UP PCS के लिए ये टेस्ट सीरीज तो चला ही रहा हूँ पॉलिटी की, अभी हिस्ट्री की भी पॉलिटी और मतलब हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज चलाऊंगा मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि पट्टाभी सीतारमैया की वजह से गांधी जी नाराज हो गए थे। मतलब 1939 में क्या होता है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का चुनाव जीत जाते हैं अध्यक्ष का, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, ये चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने, और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संबंधों में थोड़ी दरार आ जाती है, और उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंशियलशिप से। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री में भी इनका सिग्निफिकेंस है, और पट्टाभी सीतारमैया पॉलिटी में भी। देखो जब देश आज़ाद हो जाता है तो ये JBP कमेटी के मेंबर बनते हैं, ठीक है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये 1948 में रिकमेंडेशन कहते हैं कि देखो प्रशासनिक आधार पे जनता की इच्छा के आधार पर
सॉरी, ये स्वीकार नहीं है, आधार पर निर्माण मतलब किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि देखो भाषा भी एक आधार के रूप में इन्होंने स्वीकारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा देखो। तो देखो, अब जेबीपी कमेटी ने भी क्या रिकमेंडेशन दी। जेबीपी कमेटी ने कहा कि देखो राज्यों का जो पुनर्गठन का आधार है, ये राज्य की मतलब देश की सुरक्षा, एकता और राष्ट्र की संपन्नता होना चाहिए, ना कि भाषा का आधार। मतलब इन्होंने भी भाषा जो लैंग्वेज था, इन्होंने इसको मना कर दिया, कहा कि नहीं, लैंग्वेज पे हमें स्टेट्स का निर्माण नहीं करना चाहिए। हमको जो है देश की सुरक्षा पे, देश की एकता पे और देश की संपन्नता पर के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और सरकार ने। तो 1949 में ये चीज़ होती है जेबीपी। तो देखो, अब देखो क्या होता है 1952 में। 1952 में क्या होता है, श्री राम लू का आंदोलन होता है। और उसमें देखो, ये श्री राम लू क्या थे, ये कह रहे थे, ये देखो क्या कह रहे थे, ये बात ध्यान से सुनना। मद्रास राज्य था जो तमिल भाषियों का प्रदेश था, स्टेट था। तो इन्होंने कहा कि देखो मद्रास से तेलुगु लोगों को इसी में शामिल किया गया है, तेलुगु लोगों को निकाला जाए इससे और इनका एक अलग स्टेट बनाया जाए। और ये श्री राम लोग भी तेलुगु थे। ये कह रहे थे कि हमारे साथ में जॉब्स में भेदभाव हो रहा है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप? तमिल लोगों को जॉब्स दी जा रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, तो हमारा एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो इन्होंने कहा, इनका नाम था पूरा पोट्टी श्री रामलू। ठीक है, तो फिर ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे। 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 में श्री रामलू जी की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है कि भारत सरकार की बहुत किरकिरी होती है। और 15 दिसंबर को श्री रामलू जी का देहांत हो गया था। और 19 दिसंबर को तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है, अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है और स्वतंत्र भारत में बनने वाला पहला राज्य भाषा के आधार पे एपी था। ठीक है, उसके बाद फजल अली एक, जब इतना विवाद हो गया है तो सरकार अब कहती है कि चलो अब आने वाले समय में और भी राज्यों के आधार हो सकता है कि अब ये आंध्रा बन गया है तो दूसरे स्टेट भी डिमांड करें। तो एक कमेटी बना देती है फजल अली आयोग 1953 में। ये अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और ये बताते हैं कि भाषा मतलब किस आधार पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो 1953 में ये स्टेट्स के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से स्टेट्स का होना चाहिए। तो देखो पहले पढ़ते हैं। तो 22 दिसंबर 1953 को संसद में घोषणा कर दी जाती है कि राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पे फजल अली आयोग का गठन किया गया है। अब फजल अली कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के फॉर्मर जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं थे, न्यायाधीश थे। और फजल अली और उसके साथ में कौन होते हैं? पंडित हृदयनाथ कुल्लू नहीं, कुंजरू। ठीक है, के.एम. पडिक्कर, इन दोनों को मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, अब 30 सितंबर 1955 को आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने देखो क्या कहा। इन्होंने कहा कि भाषा के को राज्यों के पुनर्गठन का आधार अवश्य मानना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा देखो भाषा के आधार पे भी बनाओ और इस प्रकार से बनाओ कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ में कोई भी समझौता ना हो। मतलब वी शुड नॉट हैव टू कंप्रोमाइज विद द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इफ वी आर मेकिंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति
प्रशासनिक आवश्यकता मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और पंचवर्षीय योजना मतलब 5th ईयर प्लान के ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि 16 राज्य बना दीजिए और 3 संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने सुझाव दिया और उसी के बाद में भारत में कुछ राज्य बनते हैं 1956 में। अब देखो इन्होंने और क्या कहा कि केंद्र में रखा कि किसी भी रूप में भारत की एकता के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसलिए एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। तो ये है फजल अली रिकमेंडेशन। अब देखो सबसे पहले अगर आपको मैचिंग करने को आए कि अरेंज जो ये आयोग इनका गठन हुआ है भाषा के आधार पे, अरेंज करिए टाइम के साथ बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो सबसे पहले आता है धर आयोग, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है JBP। तो अगर आप जे ले लो पहले, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लो और उसके बाद में है फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली। तो फजल अली से ये हो गया FAA। तो देखो इसको अगर याद करना हो तो बहुत बहुत सिंपल है, DJFA, ठीक है। D से धर, J से JBP और FA से फजल अली। तो ये हो गया टाइम के साथ बढ़ता हुआ इसका ऑर्डर है। अब उसके बाद देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में और 14 राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है। 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। कौन कौन से राज्य होते हैं? बिहार है, आंध्र प्रदेश है, असम है, मुंबई है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार और मिनी को है। तो ये सब 14 और 6 यूनियन टेरिटरी बना दी जाती हैं। अब देखो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि समय समय पर और भी स्टेट्स बनते जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम में आता है 1960 से ही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैंने कल भी वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक मैं इसमें मैंने डाल दी है। तो देखो अगर ये आए कि कोई भी स्टेट्स, मान लो 4 स्टेट्स दे दिया जाएगा, देखो किस तरह से, देखो मान लो नागालैंड दिया जाएगा, ठीक है, मान लो गोवा दिया जाएगा, सिक्किम दिया जाएगा और मान लो हरियाणा दिया जाएगा। कहेगा कि समय के साथ जो ये स्टेट बने हैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। मतलब मान लो ये किसी स्टेट में किसी सन में बना है, किसी ईयर में ये किसी में बना है, तो मान लो ये मान लो जिसमें बना है उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में ये स्टेट, मतलब आप समझ रहे हो टाइम के साथ बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे अभी लेटेस्ट कौन सा बना हुआ है? तेलंगाना बना है 2014 में, ठीक है। उसके बाद तो ये 2 यूनियन टेरिटरी भी बनी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये तो आपको अभी आपके सामने की बात है, ये तो याद ही रहेगा, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद करना। तो देखो इसकी ट्रिक समझो। जीएम को बोला जाता है, मान लो उससे याद कर लो, जेनेटिक मॉडिफाइड। जैसे कोई फसल होती है तो वो जेनेटिक मॉडिफाइड होती है, मान लो उसमें जेनेटल कुछ डीएनए वगैरह चेंज करके, जीन्स को परिवर्तन करके आजकल फसलों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। जैसे गेहूं है या कोई भी चावल है या कुछ भी दाल है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दी फसल को, तो उससे पैदावार ज़्यादा हो गई या कीड़े उसमें नहीं लग रहे हैं, तो उससे याद कर लो। उसके बाद एनएच से याद करो नेशनल हाईवे, ठीक है। पीएच, तो पीएच याद करो कि बॉडी की पीएच से याद कर लो। एमएमटीएस क्या है? मुंबई महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एमी केबल, AMI से याद कर लो एमी केबल। देखो एमी केबल, देखो एमी केबल माने क्या होता है? एमी केबल माने होता है टू डन इन ए फैमिलियर वे, मतलब एक लविंग पीसफुल इन्वायरमेंट में कोई भी काम को करना, उसको एमिकेबल मतलब होता है उसका। तो एमी केबल से एमी याद कर लो। उसके बाद GC UK JT, ये चीज़ें याद रखना, याद नहीं होती हैं ये सब चीज़ें, पर मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपको चीज़ें ये याद होंगी और कभी भी लाइफ में आप भूलोगे नहीं ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो GM जेनेटिकली मॉडिफाइड, NH नेशनल हाईवे, PH कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। MMTS मुंबई
महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एमी से एमिकेबल, जीसी से आप जीसी याद कर लो, ठीक है, यूके और जेटी, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो, अब समझा बात को। जीएम का मतलब, जी का मतलब गुजरात, एम का मतलब महाराष्ट्र, एनएच नागालैंड हरियाणा, पीएच पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद एमएमटीएस, तो एमएमटीएस में क्या है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। उसके बाद एमी केबल, तो देखो इसमें एम बहुत बार आया है, तो हमने इसलिए एक एम को आई के साथ जोड़ दिया, क्योंकि देखो ये मिजोरम है और ये ए है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो एम आई का मतलब हो गया मिजोरम, और जीसी गोवा और छत्तीसगढ़, यूके का मतलब उत्तराखंड, ये झारखंड जे, और टी तेलंगाना। तो ये चीज़ें याद करगी, याद हो गई आपको कि समय के साथ में राज्यों का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये आपको याद इससे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं किसी ने, तो स्टेटमेंट भारतीय राज्यों के बारे में कहा है, तो पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो केसी बियर ने क्या कहा है, केसी बियर ने क्या कहा है, ये सुनो। इन्होंने कहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था तो को इन्होंने क्या कहा है, अर्धसंघी कहा है। अर्धसंघी मतलब क्या हो गया, अब बात को समझना। संघ का मतलब देखो क्या होता है, संघवाद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि राज्य और सेंट्रल के बीच में, मतलब जैसे यूपी है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो जो सेंट्रल में हमारी नई दिल्ली में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की और यूपी की सरकार के बीच में जो एक तरह से कॉपरेशन है, उसी को संघवाद कहा जाता है, ठीक है। संघवाद का मतलब क्या हुआ कि कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। अब बात को समझ रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि आधा संघवाद है, केसी बियर ने कहा है, ठीक है। अब देखो ग्रेनवेल, ऑस्टिन और एएच बिर्च ने ये क्या कहा है, भारत के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, तो इन्होंने कहा है सहकारी संघवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ये बात को समझना कि ये क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर एक एग्जांपल से बात समझो कि दो लोग हैं, फ्रेंड हैं दोनों, मान लो ए और बी। अगर इन लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मान लो ए ने कोई बात कही, उसको बी किसी भी तरह से फॉलो कर देता है कि ठीक है हम ये बात आपकी मानते हैं, बिल्कुल 100% एग्री हैं आपकी बात से, और बी ने कोई बात कही, उसको ए मान रहा है। तो एक तरह से क्या है, दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। किसी भी बात पे उन दोनों के बीच में कोई अगर विवाद भी पैदा हो जाता है, मान लो कोई संघर्ष की स्थिति, तो भी वो प्यार से निपटा लेते हैं, विद द पीस एंड लव, ठीक है, लव एंड पीस, ठीक है। तो ये होता है। इसी तरह से सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि किसी भी राज्य व यूनियन के बीच में अगर इस तरह का कॉपरेशन है, तो इसको सहकारी संघवाद कहा जाता है, ठीक है। और अगर मान लो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, अभी जब देखो CAA आया था, तो कुछ स्टेट्स ने क्या किया कि कुछ स्टेट्स ने कहा कि हम इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, CAA लागू करेंगे अपने स्टेट में। कुछ स्टेट ने अपने विधानसभा में ये पारित किया कि हम CAA को बिल्कुल भी पारित नहीं करें, अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे CAA को। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर मान लो एक उदाहरण से समझो कि जैसे यूनियन में सरकार है, मान लो एक पार्टी की बीजेपी की, और मान लो किसी स्टेट में, मान लो तमिलनाडु में मान लो दूसरे पार्टी की सरकार है, तो वो चाहती है कि हम CAA लागू नहीं करेंगे, ठीक है। और ये यूनियन वाली कह रही है कि CAA लागू करिए। तो अब देखो इन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं।
तो विवाद इनके बीच में पैदा हो गया है। तो इस तरह के संघवाद को क्या कहा जाएगा पता है क्या? संघर्ष संघवाद। ठीक है, संघर्ष संघवाद इनके बीच में ये कहा जाता है। फिर अब देखो एक ये जेंटलमैन है जिनका नाम है कार्ल एच एपलबी। इन्होंने कहा है कि भारत का संविधान अत्यंत परिसंघ है। ठीक है, परिसंघ का मतलब है संघवाद से अलग। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। अब देखो एक भारत के बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये देखो संघ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? विनाशी राज्यों का मतलब क्या है कि अविनाशी। अविनाशी का मतलब है कि जो टूट ना सके, ना टूटने वाला। और विनाशी का मतलब क्या है? टूटने वाला। मतलब देखो भारत किसी भी राज्य को तोड़ सकता है। मान लो अभी आंध्र प्रदेश का ही लेटेस्ट एग्जांपल है, आंध्र प्रदेश को इन्होंने तोड़ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना दिया। पर अगर कोई राज्य कहे कि हम भारत से अलग हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? तो भारत नहीं टूट सकता है, पर भारत के राज्यों को उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये इतना हो गया है। अब इसके बाद एक इसमें छोटा सा वीडियो 15-20 मिनट का बचता है। तो ये वीडियो अब आपका आज या कल ही आ जाएगा। तो इसके बाद में इसमें मैं आपको बताऊंगा भारत में क्षेत्रीय परिषदें कि मतलब भारत में कुछ स्टेट्स को मिला के क्षेत्रीय परिषद बना दी गई हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, कितने कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पेपर में आता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है। इसके बारे में जो कुछ और की पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद 15 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस और करेंगे इस टॉपिक पे और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो चल ही रहा है। उसके साथ में हम लोग एक साइंस का भी एक टेस्ट, साइंस की भी मतलब एक प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे दोस्तों जल्दी। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। और इसको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है? और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? देखो भी और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है दोस्तों? जय हिंद।